बहुजन समाज या दलित समाज के बीच एक बहुत ही खतरनाक संकेत जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ 5 साल तक एक तरह से चुप रहकर उसका विरोध न करना आज बीएसपी को भारी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री खुद अपने भाषण में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मैनिफेस्टो का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा है कि अगर ये सत्ता में आए तो ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण का कुछ हिस्सा निकाल के मुसलमानों को दे देंगे। ये पूरी तरह से झूठ है। इसीलिए जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापकों में से थे, चाहे आर के चौधरी, चाहे रामाचल राजभर, चाहे इंद्रजीत सरोज, यानी कांशीराम के दौर के जितने दलित नेता थे, वो सब आज बहुजन समाज पार्टी से बाहर हैं, या तो कांग्रेस के साथ हैं या समाजवादी पार्टी के साथ हैं। जहां तक मायावती का सवाल था, वो कांशीराम के समय से उन्होंने पूरे यूपी का दौरा किया, अपना एक काडर स्थापित किया उन्होंने। मायावती की पॉलिटिक्स को अगर आप पिछले लगभग 1 दशक से नोटिस करें तो आप पाएंगे कि एक ऐसा घटाव, एक ऐसी डिक्रीजमेंट उनके नोटिस में आई है कि उनका जो कोर वोट बैंक था वो शिफ्ट होकर भाजपा की तरफ चला गया है। चुनाव आया है तो विवाद भी तो आता ही रहेगा, लेकिन कौन किस स्तर पे जा रहा है ये भी देखने वाली बात है। अभी चर्चा ये भी चली कि मुद्दे कौन से हैं और मुद्दे कौन से बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल आकाश आनंद का जो बयान है वो खराब स्तर का है, लेकिन उस पर कार्रवाई भी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। चुनाव आए और विवादित बयान ना आए, ये कैसे हो सकता है। इस समय आप देखिए सोशल मीडिया से लेकर के टीवी पर भी हर जगह चर्चा चल रही है आकाश आनंद की। बताया जा रहा है कि एफआईआर हो चुकी है उनके ऊपर। कारण है कि उन्होंने एक बयान दिया और उसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तुलना आतंकवादियों से भी की, सरकार की तुलना आतंकवादियों से की, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर भाजपा वाले आपके घर पे वोट मांगने के लिए आते हैं तो जूते चप्पलों से उनका स्वागत करिए। अब इसके बाद से एफआईआर हुई है, विवाद बढ़ रहा है। इस पूरे मामले पर हम डिस्कशन करेंगे कितना सही है विपक्ष के नेताओं का इस तरह से बयान देना, या फिर जो सफाई आ रही है कि ऐसा सच में है, लोगों में नाराजगी है, क्यों नहीं लोग इस तरह से ट्रीट करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। इन सारी बातों पे चर्चा होगी। सबसे पहले सर हम आपके पास आते हैं। लगातार कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अजीबोगरीब बयान आते हैं, लेकिन विपक्ष कितना सही है। आखिर ये बयान जो है कि जूते चप्पलों से स्वागत करिए, क्या ये सच में हिंसा के लिए लोगों को उकसाना नहीं है एकदम चुनाव के दौरान? नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं है कि इस तरह के बयान की लोकतंत्र में कहीं कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और आकाश आनंद का ये बयान बताता है कि वो काफ़ी, मुझे लगता है कि जो भी बीएसपी की रणनीति हो वो शायद परवान नहीं चढ़ रही है। ये किस बौखलाहट का नतीजा है, क्योंकि इस तरह के जो भी बयान, चाहे प्रधानमंत्री मोदी दें या आकाश आनंद दें, इन सब के पीछे एक ख़ास तरह की बौखलाहट नज़र आती है। मुझे जो ये तीखापन है वो अचानक जो आकाश आनंद की ओर से आया है, वो बता रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने जो भी सोचकर इस चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे हैं, शायद वो मुख्य लड़ाई में नहीं आ पा रही है। उसकी कोशिश थी कि वो गठबंधन में नहीं आई थी और वो सोच रही थी कि उसका जो पूरा वोट है वो एकजुट रहे, उसे दूसरी जातियों का भी वोट मिले, और इसीलिए उसने तमाम जगह टिकट बांटे और बड़े पैमाने पर उसने सवर्ण जातियों को भी प्रत्याशी बनाया, मुस्लिम समाज के लोगों को भी बनाया। लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो लड़ाई से बाहर हो रही है। अब ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के लिए ये फिलहाल अस्तित्व का संकट है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में आप जानती हैं उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। बड़ी मुश्किल से 1 सीट जीती, और वो भी वो अपने दम पर जीतने वाले व्यक्ति थे। और राज्यसभा चुनाव में तो उन्होंने भी एक तरह से क्रॉस वोट कर दिया, और अब बीएसपी के हैं या नहीं हैं ये भी एक सवाल है। तो बहुजन समाज पार्टी का जो पूरी जो निष्क्रियता रही है पिछले 5 साल में, और ख़ास तौर पर जब संविधान पर हमले की बात कही जा रही है और दलित इसको लेकर सबसे ज़्यादा संवेदनशील हैं कि संविधान वो सुरक्षा कवच है जिसकी वजह से पहली बार उन्हें इस महादेश में मनुष्य होने का दर्जा मिला। और अगर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बात को लगातार कह रहे हैं कि हम साहब संविधान की समीक्षा करेंगे और संविधान हमें बदलना है, तो ये कितना सही होगा, गलत होगा, वो बात की बात है। लेकिन बहुजन समाज या दलित समाज के बीच एक बहुत ही खतरनाक संकेत जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ 5 साल तक एक तरह से चुप रहकर उसका विरोध न करना आज बीएसपी को भारी पड़ रहा है, क्योंकि दलित आमतौर पर यह देखा जा रहा बड़े पैमाने पर जहां पर भी थोड़ी सी अम्बेडकरवादी चेतना है, वो इस समय जा रहे हैं जो गठबंधन है उसके ओर। जब तक कोई बहुत मजबूत बीएसपी का प्रत्याशी उन्हें ना लगे, जो ज़्यादातर जगह नहीं है।
विधानसभा चुनाव में 12% वोट हो गया था उनका और 19% कहाँ मिलता था। तो इस बार अस्तित्व का संकट है। शायद आकाश आनंद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके जो कैडर वोट है उसे उत्साहित करना चाहते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। और इस तरह की भाषा, इसकी जगह तो अगर वो अपनी बुनियादी बात करते जिस पर बहुजन आंदोलन का एक तरह से विकास, गठन और सब हुआ था, जब आरएसएस हिंदू राष्ट्र का सपना बेचती है, कहती है, तो सामने डॉक्टर अंबेडकर हैं जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र एक विपत्ति है। तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के इस प्रोजेक्ट के खिलाफ वैचारिक रूप से डॉक्टर अंबेडकर का जो सिद्धांत है, जो उनकी रचनाएं हैं, वो पूरी तरीके से इसके खिलाफ हैं और उस पर कोई प्रचार न करके आप ये जूता चप्पल की बात कर रहे हैं। अभी वर्धा यूनिवर्सिटी जो हिंदी, केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, वहाँ डॉक्टर अंबेडकर की रचनाओं का पाठ कर रहे थे वहाँ तमाम नौजवान, जिसमें बड़ी तादाद में दलित वंचित समुदाय के लोग थे। उनको सस्पेंड कर दिया गया यूनिवर्सिटी से और बहुजन समाज पार्टी की ओर से एक आवाज़ नहीं निकली। जहाँ जहाँ दलितों का पर अत्याचार होता है उस पर आप कोई संघर्ष नहीं खड़ा करते, और चुनाव के समय आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि जूता मार दो, चप्पल मार दो। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बीएसपी के लिए फ़ायदेमंद होगा, बल्कि शायद बहुजन समाज पार्टी के प्रति कोई गंभीर राय लोगों की नहीं बन पाएगी। बिल्कुल, अभी जो है जब इस पूरे मामले पर कहा गया, उनसे सफाई मांगी गई, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा है सही कहा है, क्योंकि आप घर घर जा करके देख लीजिए दलितों की हालत क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है। ऐसे में ये बात सच है कि जो दमित और दलित तबका है उसके अंदर किसी भी सामंतवादी सरकार के लिए नाराज़गी ज़्यादा होती है। ऐसे में एक युवा नेता मंच पर खड़े होकर के वो आक्रामक भाषा अगर बोल रहा है, तो क्या वो एक बड़े नेता के तौर पर, युवा दलित नेता के तौर पर उभर सकते हैं या फिर खुद को उभारने की कोशिश कर रहे हैं? जी देखिए, जहाँ तक आकाश आनंद का सवाल है, वो बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भले ही घोषित किए गए हों, लेकिन उनके साथ एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो आ रहा है वो ये है कि उनको ज़मीनी हकीकत का भी कोई अनुमान नहीं है। जहाँ तक मायावती का सवाल था, वो काशीराम के समय से उन्होंने पूरे यूपी का दौरा किया, अपना एक कार्ड स्थापित किया उन्होंने। मायावती की पॉलिटिक्स को अगर आप पिछले लगभग एक दशक से नोटिस करें तो आप पाएंगे कि एक ऐसा घटाव, एक ऐसी डिक्रीजमेंट उनके नोटिस में आई है कि उनका जो कोर वोट बैंक था वो शिफ्ट होकर भाजपा की तरफ चला गया है, ऐसा लोग मानते हैं। अब आकाश आनंद के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि उस खोए हुए वोट बैंक को वापस बसपा की तरफ शिफ्ट किया जाए। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के बयानों से बसपा को कोई बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, क्योंकि अब शायद बहुत देर हो चुकी है, बस 2 चरण के चुनाव निपट गए हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा। दानिश अली का ये जो पूरा प्रकरण था संसद में जो उनके साथ हुआ, उसके बाद रिटायरमेंट उनको निकाला गया पार्टी से। दानिश अली ने आरोप क्या लगाया था? दानिश अली ने आरोप ये लगाया था कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप संसद में सरकार के विपक्ष में, सरकार के खिलाफ आप मत बोलिए। ऐसा उन्होंने ऑन कैमरा आरोप लगाया कि हमको पार्टी की तरफ से ऐसा नोटिस आया है। तो अगर अपना कोर वोट बैंक बसपा फिर से वापस लाना चाहती है और उसके साथ साथ ये सरकार के साथ मॉडरेशन भी बना के चलना चाहती है, तो दोनों चीज़ें मुझे नहीं लगता कि आपस में एक साथ आके बसपा के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। बिल्कुल, दानिश अली की बात इन्होंने की तो उससे मुझे एक और चीज़ याद आई कि मुद्दे किस तरह से बनते हैं और किस तरह से बनाए जाते हैं। आप देख रहे हैं कि मंगलसूत्र से लेकर के मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणियाँ, उस तरह से मुद्दा नहीं बना। जितने भी विपक्ष के लोगों ने बोला, सोशल मीडिया पर बोला, टीवी पर तो हमने कुछ नहीं देखा। लेकिन आकाश आनंद की बात को जिस तरह से कैच किया गया, बिल्कुल वो विवादित टिप्पणी है, बिल्कुल उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, सही बात है, लेकिन उनके ऊपर लीगल भी कार्रवाई होती है। टीवी मीडिया भी बिल्कुल जूझ पड़ा है उनके ऊपर। लेकिन वहीं बहुत बड़े स्तर पे घटिया तरह के भाषा संसद में बोली जाती है, उस तरह से मुद्दा नहीं बनता है। चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, मुद्दा नहीं बन रहा है। तो क्या इस समय जो हम देख रहे हैं कि नेताओं को के चुन चुन करके मुद्दों को बड़ा बनाया जा रहा है टीवी की तरफ से, या फिर सरकार की तरफ से कहा गया है टीवी को कि इन नेताओं को करो, इन नेताओं को मत करो? क्या लग रहा है आपको, ये मुद्दा बनाया जा रहा है, सच में ये मुद्दा है? निवेदिता, टीवी मीडिया को तो छोड़ दें, या मैं आपसे कहूँगा कि टीवी मीडिया को मीडिया कहना बंद कर दिया जाए, खाली टीवी कहें तो बेहतर है। इसको 3 फ्रेम में देखिए। दानिश अली की बात की सुधांशु ने, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। दानिश अली से मेरी लगभग आधे घंटे बात हुई। इस पूरी बात के दौरान दानिश अली का कहना यह था कि मैं सदन में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करूंगा क्योंकि उनकी नीतियों में कमी है, और अगर मैं नहीं करता हूं तो मुझे वापस आके अपनी लोकसभा में लोगों को जवाब देना है। मैं उनको क्या जवाब दूंगा? और अगर ये करने से मुझे पार्टी से निकाला जाता है तो मुझे इसकी खुशी है, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह रह के काम करना पसंद करूंगा जहां वास्तविकता में काम होता हो। अब आते हैं दूसरे फ्रेम पर।
प्रधानमंत्री खुद अपने भाषण में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मैनिफेस्टो का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा है कि अगर ये सत्ता में आए तो ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण का कुछ हिस्सा निकाल के मुसलमानों को दे देंगे। ये पूरी तरह से झूठ है, इस पर तो कार्यवाही नहीं हुई, लेकिन आकाश आनंद के बयान पे कार्यवाही हो गई। तो यहाँ पर चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े होने चाहिए कि ये दोहरा रवैया क्यों है। और ये बात मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज का व्यक्ति एक स्टेटमेंट देता है या सत्ता में मजबूत स्थिति में आने का प्रयास करता है तो उसको रोकने के हर तरह से प्रयास किए जाते हैं। लेकिन आकाश आनंद के तौर पर देखिए तो आकाश आनंद एक हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किए गए बहुजन नेतृत्व के मसीहा हैं जिन्हें पूरा इतिहास नहीं पता है। उन्होंने कांशीराम के स्ट्रगल को नहीं देखा, उन्होंने मायावती के स्ट्रगल को नहीं देखा। हालांकि मायावती ने उससे समझौता कर लिया, लेकिन जो पहले एक माहौल था कि अंबेडकर की विरासत के यूपी में दो ही दावेदार, कांशीराम और मायावती, वो माहौल अब खत्म हो चुका है। अब उस विरासत की हिस्सेदारी में समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, कुछ नई पार्टियां उभर के आ रही हैं, आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर रावण जो बाबा साहब की तस्वीर लेके चलते हैं, उनकी अपनी ब्रिगेड है तो उसमें भी हिस्सेदारी है। तो बीएसपी कहीं ना कहीं डरी हुई है, इस बात से भी डरी हुई है कि कहीं अगर बीएसपी 0 पे आउट हो जाती है तो क्या दोबारा बीएसपी को बैटिंग में रखा भी जाएगा या नहीं रखा जाएगा। क्योंकि जैसा विधानसभा का हालात है, पंकज सर बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि लोकसभा के हालात उससे भी ज़्यादा बुरे होने वाले हैं। तो बीएसपी सिर्फ अपना मार्जिन वोट पाने की कोशिश में, जीतने की नहीं, पाने की कोशिश में कि उसको 10% 12% वोट मिल जाए जो मिलता है, ताकि एक पार्टी के तौर पर मजबूत बनी रहे, इसलिए ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं। और ये बिल्कुल गलत है, चाहे वो भाजपाई हो चाहे वो सपाई हो। अगर कोई आपके दरवाजे आता है तो जूते चप्पल से स्वागत करना भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। आप सवालों से स्वागत कर सकते हैं, आप मुद्दों से स्वागत कर सकते हैं, आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन जूते चप्पल उठाना मेरे हिसाब से नैतिक नहीं है। और सबसे आखिरी स्टेटमेंट मेरा यही है कि बीएसपी इस समय जोर इसलिए लगा रही है क्योंकि ये दिखाई दे रहा है कि यूपी में जो गठबंधन है वो मजबूत है। तो बीएसपी जितना तेज से बीजेपी पे हमलावर होगी गठबंधन का, उतना वोट तोड़ पाएगी। ये स्ट्रैटेजी है, इसलिए आकाश आनंद के इस नौसिखिया बयान को भी मीडिया में इतना तूल मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है सर। आखिरी एक सवाल है, आप ही से है, वो जो कि मैं सुधांशु से पूछा था, मैं आपसे एक बार और अलग तरीके से पूछने की कोशिश करूंगी। कहते हैं ना कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। बहुत दिनों बाद चंद्रशेखर रावण के अलावा किसी अगर दलित नेता की चर्चा चल रही है, पॉजिटिव या निगेटिव, क्योंकि अगर आकाश आनंद निगेटिव टर्म में ट्रेंडिंग है तो आई स्टैंड विद आकाश आनंद, कि हम आकाश आनंद के साथ खड़े हैं, ये भी बहुत ट्रेंड कर रहा है। तो ऐसे में बहुत दिनों बाद किसी दलित नेता की इस तरह से चर्चा होना, और बीएसपी जो कि एक वोट कटुआ पार्टी से ज़्यादा अस्तित्व बहुत बचा नहीं है उत्तर प्रदेश में, लोग यही कहते हैं क्यों वोट करें, उनका वोट उनको करेंगे तो उधर ही जाएगा। तो ऐसे में क्या आकाश आनंद की इस तरह से चर्चा होना, क्या वो एक नेता के तौर पे उभर सकते हैं, दलित नेता के तौर पे, अगर जिस तरह से चंद्रशेखर रावण उभरे थे? देखिए, आकाश आनंद की तुलना चंद्रशेखर आज़ाद से करना ही बताता है कि बहुजन समाज पार्टी की क्या दशा है। आकाश आनंद और चंद्रशेखर एक स्वयंभू एक नेता है। उसने अपनी मेहनत से, जो भी उसमें गलत अच्छा हो, लेकिन अपनी मेहनत से उसने एक स्पेस बनाया जिसे कोई स्पेस देने को तैयार नहीं है। बहुजन समाज पार्टी तो बिल्कुल देने को तैयार नहीं है, क्योंकि मायावती की शुरू से पॉलिसी रही है कि उनकी पार्टी में उनके अलावा कोई दूसरा दलित नेता ना उभरने पाए। और इसीलिए जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापकों में से थे, चाहे आर.के. चौधरी, चाहे रामाचल राजभर, चाहे इंद्रजीत सरोज, यानी कांशीराम के दौर के जितने दलित नेता थे, वो सब आज बहुजन समाज पार्टी से बाहर हैं, या तो कांग्रेस के साथ हैं या समाजवादी पार्टी के साथ हैं। ऐसे में आकाश आनंद को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो उनके भतीजे हैं। यानी पूरी बहुजन समाज पार्टी की, कांशीराम की, और जो उन्होंने DS4 बनाकर जो एक ज़माने में प्रयोग किया था, उसका जो पूरा प्रयोग है, पूरी उसकी विरासत है, उसको एक तरह से आकाश आनंद को सौंपा। एक बहुत बड़ी, यानी राष्ट्रीय पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है। अब वो खतरे में है, तो उसका उन्होंने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया। यानी आपको एक तरह से देश के 5-6 नेताओं की पंक्ति में बैठने का अवसर उपलब्ध कराया। और आकाश आनंद के ऊपर कहा जाए तो एक बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ा अवसर दोनों था। लेकिन आज अगर उन्हें इस तरह के बयान देकर
अगर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की ज़रूरत पड़ रही, तो ये बताता है कि खुद बहुजन मिशन जो है, बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन है वो कितना कमज़ोर है। क्योंकि इनके सामने पूरा अवसर था, जब भारतीय जनता पार्टी ने यह बात कही कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, संविधान को ख़त्म करना है, जो इनके नेताओं ने, तो पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के लोगों को तो सड़क पर उतर के इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी। जहाँ जहाँ दलितों पर अत्याचार हुआ, चाहे हाथरस में हुआ या कहीं और जहाँ जहाँ भी हुआ, उस पर सड़क पर आकाश आनंद उतर सकते थे। और वो अगर करते तो आज उनके पीछे शायद पूरे देश का जो बड़ा दलितों का एक बड़ा वर्ग है वो खड़ा होता। लेकिन आज आप देखिए, आप खुद उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद से तुलना कर रही हैं जो एक सीट पर लड़ रहे हैं। तो वो एक सीट के पे टिकट मांगने के लिए वो संघर्ष कर रहे थे कि उनको गठबंधन से मिल जाए, जो नहीं मिला। और आकाश आनंद तो पूरे देश में टिकट बांटने वाले हैं, लेकिन वो अपनी भाषा के ज़रिए, और वो भी ऐसी भाषा के ज़रिए जिसको कहीं से भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और बहुजन समाज पार्टी ऐसे भाषा के अपने प्रयोग के उस दौर से बाहर आ गई है। और एक ज़माने में बहुत से ऐसे नारे भी लगते थे जिनको हम यहाँ दोहरा नहीं सकते, जिससे पार्टी ने अपनी दूरी बना ली। तो आज बहुजन समाज पार्टी की ज़रूरत क्यों है, आज बहुजन समाज पार्टी के मिशन की आवश्यकता क्यों है? वो इसलिए है कि इस समय इस देश में जो सरकार है बीजेपी की, जिसके पीछे आरएसएस की पूरी वैचारिकी है, उसने पहले दिन से संविधान को स्वीकार नहीं किया। ये हकीकत है। जब 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को आत्मर्पित किया, यानी स्वीकार किया, उसके तुरंत बाद जो आरएसएस का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें एक आर्टिकल छपा जिसमें कहा कि हम इस संविधान को स्वीकार नहीं कर सकते, इसमें तो मनुस्मृति से कुछ लिया ही नहीं गया। तो जो लोग मनुस्मृति को इस देश के संविधान से बेहतर मानते हैं, उनके हाथ में सत्ता है और उनसे आप वैचारिक संघर्ष न करके आप चुनाव में जूता चप्पल की बात कर रहे हैं। तो जाहिर है आप कमज़ोर स्थिति में हैं और ये बड़ा दुखद है। क्योंकि मेरा मानना है कि बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाजवादी आंदोलन कह लीजिए, बहुजन आंदोलन कह दीजिए, उसने इस देश को लोकतंत्र को परिपक्व करने में और बहुत से अदृश्य प्रश्नों को सामने लाकर लोकतंत्र को मजबूत करने में एक अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी। उस भूमिका से बहुजन समाज पार्टी का जो मौजूदा नेतृत्व है वो पीछे गया है, उस कसौटी पर खरा नहीं उतरा है। और शायद इसलिए इस चुनाव में, लोकसभा का जो 2024 का चुनाव है, वो सार्थक वजहों से नहीं, कुछ ऐसी वजहों से उसका नेतृत्व चर्चा में है जो शायद उचित नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ये सारी चीज़ें जो अभी चल रही हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि चुनाव आया है तो विवाद भी तो आता ही रहेगा, लेकिन कौन किस स्तर पे जा रहा है ये भी देखने वाली बात है। अभी चर्चा ये भी चली कि मुद्दे कौन से हैं और मुद्दे कौन से बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल आकाश आनंद का जो बयान है वो खराब स्तर का है, लेकिन उस पर कार्रवाई भी हुई है, लीगल एक्शन भी हुआ है। लोग भी विरोध कर रहे हैं कि इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। खुद जो बसपा के समर्थक हैं, वैचारिक समर्थक है, वो भी कह रहे हैं कि इस स्तर की भाषा का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये मुद्दा प्राइम टाइम में छाया हुआ है। लेकिन वहीं पे एक और मुद्दा है जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, कोई लीगल एक्शन नहीं है। कर्नाटक का मुद्दा है। कर्नाटक में हुआ है कि एनडीए का एक कैंडिडेट प्रज्वल रेवन्ना वो देश छोड़ के भाग गया क्योंकि उसने सैकड़ों महिलाओं का बलात्कार किया है, उसने मोलेस्टेशन किया है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सांसद है, कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार भी करते हैं और वो कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़ करके भाग भी जाता है। कैसे भाग जाता है ये सवाल कहीं नहीं उठ रहा है। क्यों आखिर जानते हुए भी उस आदमी को टिकट दिया गया, ये भी नहीं सवाल उठ रहा है। लेकिन हाँ, इस समय सबसे बड़ा सवाल है कि आकाश आनंद ने ऐसे बोल कैसे दिया, हालांकि वो सफाई भी दे रहे हैं। लेकिन ये हमारा और आपका भी कर्तव्य है कि आगे से हम जब भी देखें मुद्दों को तो ये भी समझने की कोशिश करें कि मुद्दा असल में है कि बनाया जा रहा है। और टिट फॉर टैट बोलते हुए अगर किसी की खराब भाषा है, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उसके बदले आप खराब भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। अच्छा संदेश जनता के बीच में नहीं जाता है। खैर, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और ऐसे ही मुद्दों पे डिस्कशन आपको अगर सुनने के लिए और मन करे तो डिस्कशन आप हमें बता सकते हैं किन टॉपिक्स पे करना चाहिए, हम वो भी करेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।